नमस्कार दोस्तों, आज की हिस्ट्री डॉक्यूमेंट्री सीरीज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश की। जैसा कि हम सभी खबरों में देख रहे हैं कि बांग्लादेश में भारी मात्रा में स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बांग्लादेश की सिचुएशन बिल्कुल इमरजेंसी जैसी हो गई है। अब इसके क्या कारण हो सकते हैं? जैसा कि हम सभी को पता है, बांग्लादेश ने अनाउंस कर दिया है कि वहाँ की सारी पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को इनडेफिनिट टाइम पीरियड के लिए बंद कर दिया जाए। अब ऐसा क्यों हो रहा है? अगर हम बांग्लादेश में देखें तो बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में एक विवाद हो गया है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर एक बड़े मात्रा में विवाद। तो वो विवाद ये है कि जो वहाँ पर आरक्षण प्रणाली है उसके खिलाफ बड़े पैमाने पर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। अभी बांग्लादेश की हाई कोर्ट ने ये निर्णय भी दिया है कि 30% कोटा गवर्नमेंट जॉब में फ्रीडम फाइटर्स और उनके वंशजों के लिए रखा जाएगा। अब अगर हम इनके रिजर्वेशन सिस्टम की बात करें तो बांग्लादेश के छात्रों और शिक्षकों के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर विरोध हुआ था 2018 में, और उस विरोध के बाद इस आरक्षण प्रणाली को निरस्त कर दिया गया। तो अभी इस साल वहां की हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है कि स्वतंत्रता सेनानियों और उनके वंशजों के लिए सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण रिस्टोर किया जाए, और उसी के बाद बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। अब आइए समझते हैं कि इस सब चीज की शुरुआत होती कहां से है। तो जुलाई 2024 की शुरुआत से बांग्लादेश में छात्र के नेतृत्व में महत्वपूर्ण विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ये प्रदर्शन वहां की सिविल सेवा भर्ती में लंबे समय से चली आ रही कोटा प्रणाली के इर्द गिर्द केंद्रित है, और ये जो रिजर्वेशन है ये 1971 से लागू हो चुका था। अब वहां का रिजर्वेशन सिस्टम है क्या? तो इसके लिए हमें 1971 में समझना पड़ेगा कि क्या हुआ। तो आइए समझते हैं कि 1971 में ऐसा क्या हुआ था। अब 1971 में बांग्लादेश एक स्वतंत्र नेशन बना। अब कहा जाता है कि ये जो कोटा सिस्टम है इसको इनिशिएट किया था शेख मुजीबुर रहमान ने 1971 में। अब 1971 में शेख मुजीबुर रहमान द्वारा शुरू की गई कोटा प्रणाली को सकारात्मक कार्रवाई के माध्यम से सिविल सेवा के 50% पदों को आवंटित करने के लिए डिजाइन किया गया। अब इसमें था क्या? अब इसमें यह कहा गया था कि 50% जो सिविल सर्विस पोजीशन है उसमें रिजर्वेशन देना चाहिए, जिसमें विमेन्स को और जो अंडर डेवलप्ड एरियाज के लोग हैं उनको रिजर्वेशन देने की बात की गई। अब इस 50% में से जो 30% पद होंगे वो पद 1971 के मुक्ति युद्ध के दिग्गजों की संतानों के लिए आरक्षित है, जिन्होंने 1971 के लड़ाई में पार्टिसिपेट किया था। उनकी संतानों के लिए 30% आरक्षित रहेंगे। अब प्रोटेस्ट की शुरुआत कैसे हुई? अब अगर हम इस प्रणाली की बात करें तो ये जो प्रणाली थी, अब इस प्रणाली को राजनीतिक संरक्षण के लिए एक उपकरण के रूप में माना जाता है, जिसमें आवामी लीग पार्टी के समर्थकों को आसान रूप से लाभ होता है, क्योंकि आवामी लीग ने पार्टिसिपेट किया था 1971 के युद्ध में। अब छात्र इसमें सुधार चाहते हैं। अब छात्र की मांगे क्या है? छात्रों की मांगे है कि 94% पदों में मेरिट होना चाहिए और 6% में विकलांग व्यक्ति को प्राथमिकता देनी चाहिए। अब ये छात्रों की डिमांड है। अब आइए समझते हैं कि विरोध प्रदर्शन क्यों शुरू हुआ। ढाका यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ जो शुरू हुआ
वो एक व्यापक आंदोलन में बदल गया। तो विरोध प्रदर्शन ढाका विश्वविद्यालय के छात्रों ने शुरू किया। अब वो एक व्यापक आंदोलन में बदल चुका है, जिसमें सरकार समर्थक गुटों के साथ हिंसक झड़पें हुई है। अब विरोध प्रदर्शनों ने पूरे देश में एकजुटता आंदोलन को जन्म दे दिया, जिसके समर्थन में शैक्षणिक संस्थान बंद हो गए हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वहां के बंद हो गए। अब इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है? अगर हम ढाका यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो ढाका यूनिवर्सिटी के छात्रों का योगदान 1971 के प्रोटेस्ट में पाकिस्तान के खिलाफ बहुत महत्वपूर्ण था। तो ढाका विश्वविद्यालय का छात्र जो निकाय है वो बांग्लादेश के इतिहास में एक प्रतीकात्मक स्थान रखता है, विशेष रूप से भाषा आंदोलन के विरोध में उनकी भूमिका के लिए बहुत बड़ा योगदान। तो अगर आज हम वर्तमान घटनाक्रम की बात करें तो विरोध प्रदर्शनों ने एक राष्ट्रव्यापी शैक्षिक बंद का नेतृत्व किया है, जिसमें कम से कम 6 लोगों की मौत की सूचना भी है। विपक्षी दल के कार्यालयों पर छापे मारे गए हैं और सरकार ने सभी विश्वविद्यालयों को बंद करने का आह्वान किया है। रिपोर्टों से प्रदर्शनकारियों के खिलाफ टीयर गैस और रबड़ की गोलियों का उपयोग होने का संकेत मिलता है, जिसमें कई लोग आगामी हिंसा में घायल भी हो गए। अब सरकार का रुख क्या है? ऐसे समय में सरकार ने ढाका में बंद लागू कर दिया है। नागरिकों को सुरक्षा चिंताओं के कारण घर के अंदर रहने की सलाह दी गई है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को अनिश्चित काल के लिए बंद करने का निर्देश दिया गया है, क्योंकि स्थिति अस्थिर बनी हुई है। अब इन सभी घटनाओं में अगर हम पूरी तरीके से देखें तो इसमें किसका हाथ हो सकता है? तो अगर हम बात करें, ये बांग्लादेश के चुनाव से जुड़ा हुआ। इन सभी घटनाओं में CIA फंड कर रही है प्रोटेस्ट को बांग्लादेश में, क्योंकि CIA शेख हसीना को हटाना चाहती है। अब ऐसे क्या कारण है कि CIA यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका शेख हसीना गवर्नमेंट के खिलाफ में? क्योंकि शेख हसीना गवर्नमेंट ने इंडिया को चूज किया है बांग्लादेश में। CIA की मांग थी कि सेंट मार्टिन आइलैंड के मिलिट्री बेस को US को दिया जाए, बट शेख हसीना की गवर्नमेंट ने US के बजाय इंडिया को चूज किया है अपना मिलिट्री बेस देने के लिए, और इसीलिए CIA पूरी तरीके से प्रोटेस्ट करवा रही है। अब इंडिया की जिम्मेदारी क्या बनती है? बीइंग अ लार्जेस्ट नेबर, तो इंडिया ये इंश्योर करेगा कि शेख हसीना फिर से पावर में आए बांग्लादेश में। इसीलिए बांग्लादेश के चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है इंडिया के लिए। ये बांग्लादेश के जो चुनाव हैं, ये एक बैटल है CIA, ISI और रॉ के बीच में, जिधर CIA और ISI एक साथ है रॉ के खिलाफ। और रॉ की महानता तो आप सभी लोग जानते हैं। पार्टीशन के बाद पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान को यूज किया था नॉर्थ ईस्ट पार्ट जो इंडिया का है वहां पर डिस्टरबेंस लाने के लिए CIA की मदद से, जिसकी वजह से ईस्ट पाकिस्तान को अलग किया गया और बांग्लादेश को बनाया गया 1971 में, ताकि भारत और भारत के सभी राज्य सुरक्षित रह सकें। अब बांग्लादेश बनने के बाद ISI ने अपने सभी एसेट को ईस्ट पाकिस्तान से म्यांमार में शिफ्ट कर दिया चाइना इंटेलिजेंस की मदद से, और उसी के बाद इंडिया ने सिक्योरिटी डील भी साइन की म्यांमार के साथ, ताकि जो ISI के एजेंट है उनको खत्म किया जा सके। तो हमारे देश के ऊपर बहुत सारी चुनौतियां थी, और उस चुनौतियों को पूरी तरह से किसने सुधारा? उस चुनौतियों को रॉ ने पूरी तरीके से हरा दिया। रॉ ने ISI को बांग्लादेश में हराया, रॉ ने ISI को
म्यांमार में हराया और रॉ ने ही CIA को पोखरान टेस्ट में भी हराया। इसीलिए हम आज भी हमारे अननोन मैन की सुप्रीमेसी को सलाम करते हैं। और इसी के साथ ही साथ अगर आप न्यूज़ देखते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि बांग्लादेश की जो PM है शेख हसीना, उन्होंने ये रिवील भी किया कि जनवरी इलेक्शन के पहले उनके पास एक वाइट मैन ने कांटेक्ट किया था और उस वाइट मैन ने ऑफर किया था कि अगर वो यूएस के एयर बेस के लिए अलाउ करती है बांग्लादेश में, तो उनके जो इलेक्शन होंगे वो बिना किसी चुनौतियों के होंगे। बट शेख हसीना ने इस ऑफर को टाल दिया था। तो अब आप समझ सकते हैं कि वो वाइट मैन कौन है। तो ये लड़ाई बहुत लंबी है। तो इस लड़ाई में बहुत सारे पहलू भी देखे गए हैं। अब पहलू कैसे हैं? अगर आप यूरेशियन टाइम्स पढ़ते हैं तो यूरेशियन टाइम्स में एक रिपोर्ट आई थी कि यूएस बहुत डेस्परेट है बांग्लादेश में मिलिट्री बेस बनाने के लिए, क्योंकि यूएस की एक कॉन्स्पिरेसी है। यूएस बांग्लादेश में एक नया राज्य बनाना चाहता है। अब यूएस ऐसा क्यों करना चाहता है? यूएस ने अपने इस एजेंडा में कुकी चिन नेशनल फ्रंट को भी शामिल किया है। अब आप इससे मणिपुर वॉयलेंस को भी जोड़ सकते हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारे वेस्टर्न नेशंस जो हैं, यूनाइटेड स्टेट्स और ब्रिटेन, वो सभी एक नीति बना रहे हैं कि किस तरीके से एक राज्य बनाया जाए बांग्लादेश में। तो इसीलिए आज हमें बांग्लादेश जलता हुआ दिख रहा है और इसमें इंटरनेशनल पावर्स शामिल हैं। तो आशा करता हूं आपको पूरी खबर समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से इंडिया पे इसका असर पड़ सकता था और इसीलिए भारत को एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट की जरूरत थी। धन्यवाद।